स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल NCERT जिंदाबाद में। और आज हम कवर करने वाले हैं हिस्ट्री का 8वां चैप्टर जो कि क्लास 6 की हिस्ट्री है और उसका नाम है अशोक, एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध को त्याग दिया। मतलब हम आज इस पूरे चैप्टर में बात करेंगे अशोक सम्राट की। यह एकमात्र ऐसा सम्राट था जिसने युद्ध को त्यागा, समझे। तो चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये जो थीम दी हुई है ये पढ़ते हैं। रोशन के रुपए, लड़का है जो रोशन है उसके रुपए का मतलब वो थीम दी हुई है कि जन्मदिन पर रोशन को दादाजी से कड़क नोट मिले। उसने उन्हें अपने हाथ में दबा रखा था। उसे एक नया सीढ़ी खरीदने का बहुत मन था, लेकिन साथ में ही वह बिल्कुल नए कड़क नोटों को देखना और छूकर महसूस करना चाहती थी। तभी उसने पाया कि सभी नोटों में दाहिनी तरफ गांधी जी का मुस्कुराता चेहरा बना हुआ था और बाईं तरफ छोटे छोटे शेर चित्रित थे। उसने सोचा, आखिर यहाँ शेर क्यों बने हुए हैं। ये जो रोशन है लड़की, उसने सोचा कि भाई ये जो नोट मिले हुए हैं तो इन्हें या तो सीढ़ी ले आऊँ या फिर वैसे मेरा मन कर रहा है कि इन्हें छूँ, इन्हें महसूस करूं। तो उसने देखा कि इस पर एक तरफ तो गांधी जी का चेहरा बना हुआ था और दूसरी तरफ शेर छपे हुए थे। उसने सोचा ये आखिरकार यहाँ पर बने क्यों हैं। तो देखो पढ़ते हैं आगे, ठीक है। मतलब ये जो शेरों वाला स्तंभ सिर जो हमने देखा है अक्सर नोटों पर छपा मिलता है, देखा है। ये जब वो देख रही थी तो उसने देखा कि ये जो शेर छपे हुए हैं ये वाले, ये आखिरकार यहाँ पर हैं क्यों। ये वाले जो शेर दिख रहे हैं ना, ये वाले, इनकी बात चल रही है। तो जो हम सब लोग जानते हैं अशोक स्तंभ है, क्लियर। अब बढ़ते हैं। देखो, एक बहुत बड़ा राज्य, एक साम्राज्य। कहने का तात्पर्य यह राज्य और साम्राज्य में अंतर क्या है। तो जब एक राज्य होता है वो बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है ना। एक बहुत बड़ा राज्य एक साम्राज्य कहलाता है, ठीक है। और एक प्रकार से आप ये भी समझ सकते हो कि वह राज्य जहाँ पर शासन एक सम्राट करता हो साम्राज्य होता है। अब देखो, हम जिन शेरों के चित्र रुपए पैसों पर देखते हैं उनका एक लंबा इतिहास है, क्लियर। उन्हें पत्थरों को काटकर बनाया गया और फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया। स्तंभ एक प्रकार से आप कह सकते हैं पत्थर का बना हुआ कोई भी खंभा जो होता है उसे, लेकिन उसे एक आकार देते हैं, उसे डिज़ाइन किया जाता है मूर्ति टाइप में, ठीक है। उसे स्तंभ बोला जाता है। तो एक विशाल स्तंभ था, उस पर सारनाथ में जो है वहाँ पर इन्हें पत्थरों को काट कर बनाया गया था, क्लियर। मतलब अगर कोई पूछे ये अशोक स्तंभ है ये कहाँ पर है तो कहोगे आप सारनाथ में। कैसे बना है, तो जो पत्थर था पत्थर को काट कर ही ये पूरा चित्रित किया गया है, क्लियर। अब देखो और इस विषय में हम अध्याय 7 में और विस्तार से पढ़ेंगे, और जो कि हम पढ़ चुके हैं इनके बारे में पहले ही पढ़ा हमने। इतिहास के महानतम राजाओं में से एक, इतिहास में जितने भी महान राजा हैं उनमें से एक हैं अशोक। उनके निर्देश पर इसके जैसे कई स्तंभों और पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण किए गए थे। हमने पहले पढ़ चुके हैं अभिलेख वगैरह के बारे में। तो इन्हीं के जो अशोक थे उन्होंने एक प्रकार से ये कह सकते हैं उन्होंने बहुत सारे स्तंभ और अभिलेख उत्कीर्ण करवाए। इसके पहले कि हम जाने कि यह इन अभिलेखों में क्या लिखा है, यह समझने की कोशिश करें कि उनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा गया, क्लियर। तो देखो साम्राज्य आखिरकार कहा क्यों गया, राज्य क्यों नहीं बोला गया। तो देखो अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नाम की किताब में मिलते हैं। देखो यह एक कहानी एक अलग से, क्लियर। जैसे मैं अगर आपको थोड़ा शॉर्ट में बताऊं तो देखो जो चंद्रगुप्त थे वो एक राजा के यहाँ काम करते थे, तो उस राजा ने उनकी बेइज्जती की, क्लियर। तो उन्होंने क्या सोचा कि मैं अब एक ऐसे व्यक्ति को पकड़ूंगा जो कि बहुत बुद्धिमान हो और मैं इस राजा को यहाँ इस पद से हटाऊंगा। तो एक बच्चा था चंद्रगुप्त, बहुत गरीब टाइप का एक समझ लो आप, यानी एक सामान्य बच्चा था। तो चंद्रगुप्त जो बच्चा था चाणक्य ने उन्हें ऐसी नीतियाँ सिखाई, बहुत सारे के सारे एक प्रकार से निपुण बना दिया हर काम में, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उस राजा को पराजित कराया था। इस तरह से मतलब इनकी एक कहानी है, क्लियर, जिसके बारे में आपको एक अलग से कहानी दूंगा। टॉपिक से भटक जाएंगे नहीं तो यहाँ पर। तो कहने का तात्पर्य ये बस वही कहानी यहाँ पर है जो चंद्रगुप्त को चाणक्य ने जो वो की थी, उनकी हेल्प जो की थी। तो वो पूरा वर्णन कहाँ मिलता है, हमें अर्थशास्त्र में मिलता है, क्लियर। और अर्थशास्त्र ये चाणक्य की है, क्लियर है। अब देखो और वंश
अब इनका वंश अगर आए तो देखो, जब एक ही प्रकार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उन्हें एक ही वंश का कहा जाता है। वंश हम लोग भी जानते हैं, अनुवांशिक जो चीज़ होती है वही होता है, एक के बाद एक जो वंश का, मतलब राजा का बेटा राजा, फिर उसका बेटा राजा, फिर उसका बेटा राजा, इस तरह से बनते रहते हैं, ये वंश ही होता है। और मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए हैं। कौन कौन से? चंद्रगुप्त मौर्य, फिर उसका बेटा हुआ बिंदुसार, फिर उसका, और बिंदुसार का बेटा कौन है? अशोक। क्लियर? तो ये जो इनका वंश चला आ रहा है यहाँ पर, ये फेमस राजा रहे हैं। साम्राज्य में बहुत से नगर थे। मानचित्र वगैरह में उन्हें देखें तो काले बिंदुओं से दिखाया गया है। इनमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन की राजधानी तक्षशिला जैसे नगर प्रमुख थे। ठीक है। और तक्षशिला जो था उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। दूसरी तरफ जो उज्जैन था वो उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और जितने भी शिल्पकार होते थे ये सारे लोग रहा करते थे। साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसान और पशुपालक के गांव बसे हुए थे। और अगर मध्य भारत की बात करें तो इन इलाकों में ज़्यादातर हिस्सों में जंगल भरा हुआ था। वहाँ पर लोग फल फूल का संग्रहण, मतलब फल फूल इकट्ठे करते थे, जानवरों का शिकार करते थे और ऐसे ही करके अपनी जीविका चलाते थे, अपना परिवार को आगे मतलब उनका जीवन यापन करते थे। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे। वे लोग शायद अलग अलग प्रकार का भोजन भी करते थे और यहाँ तक कि अलग अलग किस्म की पोशाक भी पहनते थे। अब देखो, अगर हम ये नक्शा देखें तो समझो, ये जो ब्लैक ब्लैक जो पॉइंट दिख रहे हैं, क्लियर, यही तो दिए थे अभी। देखो प्रमुख नगर, देखो इस साम्राज्य की जो राजधानी हुई थी यही तो हैं, पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला, ये तीनों राजधानी हुई थी इस साम्राज्य की। ठीक है। तो ये कहाँ कहाँ है ये देख लो आप। तक्षशिला यहाँ पर है और उज्जैन यहाँ और पाटलिपुत्र ये, मतलब ये इस साम्राज्य की राजधानी हुई थी। और ये जो प्रमुख ये सारे के सारे क्षेत्र हैं, इस युग के प्रमुख नगर और अभिलेखों के प्राप्ति स्थल, तो जो ये दिख रहे हैं ये लाल लाल पॉइंट, ये सारे इस जगह पर अभिलेख मिले हुए हैं। तो देख लो अभिलेखों की बहुत वो है। देखो काले वाले महत्वपूर्ण नगर हैं और अभिलेखों के प्राप्ति स्थल, मतलब जितने भी ये लाल लाल दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर क्या मिले हैं? अभिलेख मिले हैं। और अभिलेखों के बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। तो अब देखो बात करते हैं कि राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न है। चूँकि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं, पहला पॉइंट, और उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की ज़रूरत होती है, इसलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज़्यादा संसाधनों की ज़रूरत होती है। क्लियर? इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की भी ज़रूरत होती है। बिल्कुल राइट बात है। अब देखो साम्राज्य का जो प्रशासन होता है वो किस टाइप का होता है। चूँकि मौर्य साम्राज्य जो था बहुत बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। जैसे पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण होता था, डायरेक्ट, क्योंकि भाई राजधानी थी और उसके आसपास का, तो वहाँ पर सम्राट डायरेक्ट अपना शासन करता था। इसका मतलब यह हुआ कि इसके इलाकों के गाँव और शहरों के किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों, व्यापारियों से इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था। जब भी कोई कर अगर इकट्ठा करना होता था इन लोगों से तो एक अधिकारी करता था जो कि इनसे लेकर आए। ठीक है। जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे अधिकारी उनको सजा भी देते थे। अगर मान लो कोई अधिकारी है और वही उन पर मतलब उनका गलत इस्तेमाल कर रहा है ना, तो उसके पीछे भी राजा जो था उनको भी सज़ा दिया करते थे, क्योंकि उनके पीछे भी कोई ना कोई लगा होता था। इनमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था, मतलब ऐसा नहीं है फ्री में काम करवाते हो, नहीं, इन्हें वेतन भी दिया जाता था। संदेशवाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और संदेशवाहक भी इन्होंने नियुक्त किए, मतलब पोस्टमैन भी इन्होंने नियुक्त किए जो कि एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। और राजा के जासूस जो अधिकारी थे, जो भी मैंने अधिकारी बताए, उनके कार्यकलाप पर नज़र भी रखते थे और ये जाके बताते थे कि नहीं अधिकारी आपका गलत इस्तेमाल कर रहा है शक्तियों का। इन सब के ऊपर था वो सम्राट था, जो राज परिवार और वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से ये सब पर नियंत्रण रखता था। क्लियर? मतलब अकेला नहीं, अकेला कुछ नहीं हो पाता। तो ये सारे इनके हेल्पफुल थे, राज परिवार हुआ, वरिष्ठ मंत्री हुए, है ना, इन सब के उससे नियंत्रण रखता था। अब देखो मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे छोटे क्षेत्र या प्रांत थे। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। कहने का तात्पर्य जैसे मौर्य साम्राज्य के भीतर का देखा जाए तो छोटे छोटे तकवे थे। ठीक है, जैसे क्षेत्रों प्रांत हुए छोटे छोटे, तो क्या होता था जैसे तक्षशिला के नज़दीक है तो तक्षशिला वाले उस पर वो करेंगे,
क्लियर। और उज्जैन के पास है तो उज्जैन वाले करेंगे। मतलब इस तरह से शासन किया जाता था, जिसके पास जो पड़ता था वही शासन करते थे कुछ हद तक। और इन सब पर किसका रहता था? सम्राट का। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था और अक्सर राजकुमारों को वहाँ का राज्यपाल गवर्नर बनाकर भेजा जाता था। मतलब ये जो राजधानियाँ होती थी यहाँ पर क्या करते थे, ज़्यादातर जो सम्राट थे वो अपने बच्चों को, मतलब जो राजकुमार होते थे उन्हें वहाँ का राज्यपाल या गवर्नर बनाकर भेजा जाता था। लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता था। मतलब जो पहले की बनी हुई हैं उन्हें माना जाता था, ऐसा लगता है। प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। इनके इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे, जो कि आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे। यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन या फिर कर, मतलब संसाधन होते थे कर या भेंट के रूप में मिलते थे। मतलब दो तरीके से मिलते थे जो भी संसाधन होते थे, या तो ये कर लेते थे टैक्स के रूप में या फिर कोई गिफ्ट के रूप में देता था और उसे ये इकट्ठा करते थे। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में यह लिखा है, उत्तर पश्चिम में कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। देखो ये आ जाएगा कि जब अशोक के साम्राज्य में कंबल किस क्षेत्र में फेमस था, ठीक है, या फिर सोने और कीमती पत्थर जो थे वो किस क्षेत्र में, तो उत्तर पश्चिम में कंबल था और दक्षिण भारत में सोने और कीमती पत्थर थे, ठीक है। संभव है कि संसाधन जो थे नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते थे। नजराना आप समझो, नजराना क्या है? तो नजराना एक प्रकार समझ लो आप टिप जो बोलते हैं ना कि हम टिप दे रहे हैं वो चीज़, तो इसके रूप में इकट्ठे किए जाते थे। अब नजराना कैसे बोलते हो? तो देखो नजराना आ गया। अब ये देखो कोई चीज़ छूट तो नहीं रही है, सब हो रहा है, साथ साथ कवर हो रहा है। हाँ क्लियर। चलो अब देखो नजराना क्या था? जहाँ कर जो था वो नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे। कर का मतलब ये है भाई, देखो जैसे सैलरी मिलती है तो नियमित रूप से मिलती है हर महीने, ऐसे ही कर भी जो था वो एक नियमित रूप से था कि भाई इस दिन तुम्हें कर देना है और इतने दिन बाद देना है। मतलब जो टैक्स था वो नियमित रूप से ही होता है, कंटिन्यूटी होती है उसमें, ठीक है। ऐसा नहीं है इस साल दे दिया अगले साल नहीं, दूसरी साल नहीं, तीसरे साल दे दो, या फिर एक साल में 2 बार दे दो, ऐसा कुछ नहीं, नियमित रूप से था। और वहीं अगर नजराने की बात करें तो नजराना जो होता है वो अनियमित रूप से होता है। मतलब जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्राय ऐसे लोगों से लिए जाते थे जो स्वेच्छा से इसे देते थे। देखो कभी भी टिप ऐसा सुना तुमने कि कोई वेटर तुम्हें जबरदस्ती टिप मांगे? नहीं, ऐसा ही होता था। देखो कभी भी क्या होता है, टिप हमेशा अपने इच्छा अनुसार दी जाती है, ऐसे नजराना था। तो टैक्स तो उन्हें देना ही पड़ता था, टैक्स तो देना ही देना पड़ेगा, लेकिन अगर नजराना कोई देना चाहे तो अपनी स्वेच्छा से दे सकता है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ कंबल हुए, दक्षिण भारत सोने कीमती पत्थर हुए, है ना, ये सब संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते थे। नहीं कोई वो नहीं है कि वो उन्हें देना ही पड़ेगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं था। अब देखो राजधानी में सम्राट मेगस्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। क्लियर। ये जो देखो मेगस्थनीज था वो चंद्रगुप्त के दरबार में है, पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। कौन? मेगस्थनीज। कहाँ है? चंद्रगुप्त के दरबार में। क्लियर। अब देखो मेगस्थनीज ने जो कुछ देखा उसका विवरण दिया है, ये जो दिया है मेगस्थनीज ने जो कुछ देखा वो उसका विवरण दिया है। अब तो सम्राट का जनता के सामने आने और उसका कुछ अंश है यहाँ पर, मतलब जो विवरण दिया उसका कुछ थोड़ा सा भाग ले लिया है। तो देखो सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता था। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते थे और कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते थे। कहने का मतलब जब राजा आता था, जो मेगस्थनीज जो है वो बता रहा है कि देखो जब मैं वहाँ गया तो क्या हुआ कि वहाँ पे जब सम्राट जो होता था वो जनता के सामने जब आता था तो वहाँ पे एक यात्रा निकाली जाती थी, शोभा यात्रा, और जश्न मनाया जाता था। उन्हें एक सोने की पालकी में बिठा के ऊपर रखा जाता था और एक अंगरक्षक जो होते थे सोने और चांदी से लदे हुए हाथियों को, सजे हुए हाथियों को उस पर सवार होते थे। और कुछ अंगरक्षक ऐसे थे जो पेड़ों को लेकर चलते थे साथ साथ, मतलब ऐसा नहीं है जड़ मतलब ज़मीन सहित नहीं, उनको काट के थोड़ा साथ में ऐसे लेके चलते थे। इन पेड़ों पर जो था प्रशिक्षित तोतों को एक झुंड रहता था, मतलब पढ़े लिखे तोते, समझदार तोते, ट्रेन जो तोते होते ना वो रहते थे। क्या था, जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता था, वो पूरा झुंड सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाते थे। राजा सामान्यतः हथियार बंद महिलाओं से घिरे होते थे। क्लियर। वे हमेशा इस बात से डरे रहते थे कि कहीं कोई उनकी हत्या करने की कोशिश ना करे। उनके खाना
खाने के पहले खास नौकर उस खाने को चखते थे। वे लगातार 2 रात ही एक कमरे में नहीं सोते थे। कहना मतलब पहले अपना खाना किसी नौकर को खिलाते थे कि अगर इसमें जहर वगैरह हो तो पहले वो मरे, ठीक है ना, और उसके बाद मैं तो फिर देख ही लूँगा। और एक कमरे में 2 दिन इसलिए नहीं सोते थे कि कहीं अगर कोई प्लानिंग बनाए तो उसे यही ना पता पड़ पाए कि हाँ मैं आज सोऊंगा कहाँ, ठीक है ना, इसलिए मतलब मौत से बहुत डरते थे। और पाटलिपुत्र आधुनिक घटना के बारे में, मतलब जो आधुनिक जो घटना है उसके बारे में दिया है थोड़ा सा। यह एक विशाल और खूबसूरत नगर है पाटलिपुत्र। यह एक विशाल प्राचीर से घिरा है, मतलब बहुत बड़ी दीवार से घिरा हुआ है ये नगर पाटलिपुत्र, जिसमें 570 क्या है बुर्ज हैं। क्लियर, ये याद रखना कि पाटलिपुत्र जो है, आधुनिक जो पाटलिपुत्र है उसका जो विशाल प्राचीर से घिरा हुआ, तो उसमें बुर्ज कितने हैं, द्वार कितने हैं, तो समझ के चलना 570 बुर्ज हैं और 64 द्वार हैं। ये क्वेश्चन बन सकता है। क्लियर। और 2 और 3 मंजिल वाले घर हैं, लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काठ से बना है, जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। वाह, कितना सुंदर दिखता होगा। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा हुआ है, ठीक है। अब देखो, राजा द्वारा खाना खाने से पहले खास नौकर उसे खाना क्यों चखते थे, आप बिल्कुल जानते हैं, मैंने भी बताया था बातों बातों में ही। अब पाटलिपुत्र मोहनजोदड़ो से किस तरह भिन्न था, अब समझ लो आप। देखो, अगर आप कहो तो ज़्यादा भिन्न नहीं कह सकते हो, लेकिन था, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ ज़रूर आप ये कह सकते हो कि थोड़ा गांव वाली सभ्यता होगी, लेकिन वहाँ टोटल शहरी सभ्यता थी। वहाँ पे एक भी कच्चा मकान नहीं था। यहाँ पे लकड़ी के भी मकान है, कच्ची ईंटों से भी बने मकान है। जहाँ यहाँ तक कि राजा का महल भी काठ से है। वहाँ पे क्या था, कोई भी वो एकदम चौकोर मकान थे। मतलब ये सारी चीज़ें आप खुद भी सेंस लगा सकते हो, है ना, टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए। अब देखो, और अंत में जंगल वाले इलाके आते हैं। अब क्या हुआ, प्रमुख नगर भी हो गए, तो अब आता है अंत में जंगल वाले इलाके। अब जो जंगल वाले इलाके थे वहाँ पर कौन रहते, तो वहाँ रहने वाले जो लोग थे काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे। मतलब क्या था, अगर इन प्रमुख नगरों में रहते थे तो सम्राटों के उसमें रहना पड़ता था, उनके नियमों को मानना पड़ता था, तमाम चीज़ें होती हैं। लेकिन क्या है, जो लोग जंगल में रहते हैं, जंगल में कोई प्रशासन ज़्यादा मायने नहीं रखता है, तो ये ज़्यादातर लोग काफ़ी हद तक एक प्रकार से आज़ाद थे। किसी की बात नहीं माननी थी, इन्हें अपने नियम थे इनके खुद के, ठीक है ना, वो चीज़ है। उनसे यह उम्मीद की जाती थी कि वे मौर्य पदाधिकारियों को या तो हाथी या लकड़ी या मधु, मतलब जो शुगर होता है वो, मतलब कह सकते हैं शहद, या फिर मोम जैसी चीज़ें ला कर दें। कहने का तात्पर्य ये है भाई, देखो जैसे पशुपालक थे तो उनसे क्या बोला जाता था कि तुम हमें जानवर दो। शिल्पकार थे तो उनसे ये बोला जाता था कि तुम हमारे यहाँ पर आकर शिल्पकारी करो। मूर्तिकार थे उनसे बोला मूर्तिकारी करो। अब जो व्यापारी थे उनसे बोल दिया जाता भाई हमें पैसा दो। इसी तरह से मतलब जिसके पास जो हो उससे कुछ ना कुछ ले लिया करते थे। तो भाई अब ये जंगल में रहते हैं, इनके पास क्या होगा, इनके पास तो बस वही हाथी घोड़ा लकड़ी मधु जो मोम जैसी चीज़ें थी। अब इनसे कह दिया गया कि आप ये ही ला कर दो। क्लियर। अब आती है बात अशोक की। अशोक एक अनोखा सम्राट क्यों है, तो देखो अशोक जो है मौर्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक रहा है। वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। पहले क्या होता था, जो सम्राट थे या राजा थे वो अपनी जो भी बात होया करती थी ढिंढोरा पिटवा कर पहुँचाते थे बातों को। जो जिसने सुन लिया ठीक है, नहीं सुन पाया तो नहीं, कोई बात नहीं। ये क्या करते थे अशोक कि अपनी बातों को, जितने भी नियम थे उन्हें उत्कीर्ण करवाया करते थे अभिलेखों के तौर पर, और उन्हें राज्य में लगवा दिया करते थे। जो भी देखेगा पढ़ेगा समझेगा और नियमों को फॉलो करेगा। और जो अशोक के ज़्यादातर जितने भी अभिलेख हैं वो सब प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में हैं, जो कि वहाँ के लोगों की भाषा थी, इसलिए उन्होंने वहाँ की भाषा में लिखवाया जो कि वो लोग समझ सकें। अब देखो, कलिंग युद्ध का वर्णन करता हुआ अशोक का अभिलेख, मतलब एक इनका अभिलेख है अशोक का, जब कलिंग का युद्ध हुआ था तब का है। क्लियर। तो उसका जो थोड़ा सा अंश लिया गया है। अब देखो, अपने एक अभिलेख में अशोक ने यह बात कही, राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग पर विजय प्राप्त की। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए, 1 लाख से भी ज़्यादा लोग मैंने मारे। इससे मुझे अपार दुख हुआ। लेकिन क्यों हुआ, तो देखो जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है ना, तो लाखों लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे लोग बंदी बनाए जाते हैं। अब इसमें कोई भी हो सकता है, जैसे ब्राह्मण भी हो सकता है और श्रमण भी मारे जाते हैं भाई, क्योंकि जो लोग श्रम करते हैं मेहनत करते हैं वो भी होते हैं। तो सारे लोग, मतलब वहाँ पर ये नहीं देखा जाता कि ये कौन है, कौन से वर्ग का इंसान है, सब मारे जाते हैं, सब बंदी बनाए जाते हैं। तो जो लोग अपने सगे संबंधियों और मित्रों को बहुत प्यार करते हैं, बहुत लाइक करते हैं तथा दासों और मृतकों के प्रति दयावान होते हैं, है ना,
तो वे भी युद्ध में या तो मारे जाते हैं या फिर अपने प्रियजनों को खो देते हैं। दो चीज़ें होती हैं कि नहीं। तो अशोक कहते हैं इसलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है, अब मैंने धम्म पालन करने एवं दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया है। कहने का तात्पर्य है, अब फिर वो ये कहने लग गया मैं शांति लूँगा, सत्य की खोज करूँगा। तो सत्य की जैसी बात आती है हम दो जगह पहुँचते हैं, या तो महावीर जैन या फिर बुद्ध। ठीक है, तो यहाँ पर धम्म जो बात हुई है, धम्म का पालन करना एवं दूसरों की इसकी शिक्षा देने का निश्चय करना। तो समझ लो कि ये बौद्ध धर्म जो था उसमें जाने की यहीं से स्टार्टिंग हो जाती है। कहने का तात्पर्य कि फिर वो बोलते हैं कि मैं मानता हूँ कि धम्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज़्यादा अच्छा है। मतलब उन्होंने इतना धम्म को वो दिया, वैल्यू दी कि उन्होंने कहा देखो, एक वो चीज़ कि आप अपनी ताकत के ऊपर किसी इंसान को अपना गुलाम बना लें, और एक वो चीज़ कि आप किसी का दिल जीत लें, तो वो ज़्यादा बड़ा है गुलाम बनाने से। उन्होंने ये कहा। तो और ये सारी चीज़ संभव है धम्म के रास्ते से ही। तो फिर उन्होंने कहा कि मैं यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उत्कीर्ण करवा रहा हूँ कि मेरे बाद मेरा बेटा आए, पोता आए या फिर कोई भी आए, तो वो इसे देखकर युद्ध ना करें, क्योंकि मैं युद्ध छोड़ रहा हूँ इसलिए। ठीक है, तो इसके बदले उन्हें यह सोचना चाहिए कि धम्म को कैसे बढ़ाया जाए, बल्कि वो ये सोचेंगे कि देखो मेरे परदादा या मेरे पूर्वजों ने युद्ध को छोड़ा है और धम्म के रास्ते को पकड़ा है, तो अब मेरा भी कर्तव्य ये बनता है कि मैं युद्धों को छोड़ूं या फिर युद्धों को ना पकड़ूं, बल्कि धम्म को आगे बढ़ाऊं। तो वो ये कहना चाह रहे हैं। तो कलिंग की लड़ाई से युद्ध को लेकर अशोक के विचारों में कैसे परिवर्तन हुआ, तो ऊपर हूबहू दिया गया है। ठीक है, अब देखो धम्म जो शब्द है वो संस्कृत शब्द धर्म का प्राकृत रूप है। मतलब जो संस्कृत में अगर हम किसी चीज़ को धर्म कहें तो उसी को अगर हम प्राकृत भाषा में बोलें तो उसे बोलते हैं धम्म। क्लियर। अब देखो अशोक का कलिंग युद्ध। तो देखो कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। मतलब जो आज उड़ीसा है तटवर्ती, उसी का जो प्राचीन नाम था कलिंग। अगर हम मानचित्र 5 में और जो अभी देखा था उसमें अगर हम देखें तो दिखेगा। क्लियर। अब देखो अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध से वितृष्णा हो गई, मतलब नफरत हो गई। उन्होंने निर्णय लिया कि वे भविष्य में कभी भी युद्ध नहीं करेंगे। समझे, यही था अशोक का कलिंग युद्ध। अब देखो अशोक का धम्म क्या था। अभी जो बात हुई धम्म या धर्म, तो उसका क्या मैटर था। तो देखो अशोक के धम्म में किसी देवता की पूजा या फिर किसी के कर्म कांड की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही उनका कर्तव्य था कि वे अपनी प्रजा को निर्देश दें। वे कहें कि बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित थे। कहने का तात्पर्य यह, वो अगर आप गौर करेंगे तो पूरे के पूरे बुद्ध के उपदेश जो थे उनसे प्रेरित थे अशोक। ऐसी कई समस्याएं थीं जिनके लिए उनमें संवेदना थी। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग भी थे और इससे कई बार टकराव भी पैदा हो जाता था। सिंपल सी बात होता है। अब जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी, दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। उनके अलावा परिवार में जो भी पड़ोसी हुए, परिवार वाले लोग होते, उनके बीच में झगड़े होते रहते थे। अशोक ने यह महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान केवल एक ही चीज़ है, धम्म, और इस चीज़ का निदान करना भी मेरा कर्तव्य है। इसलिए उन्होंने क्या किया कि धम्म महामांत नाम के अधिकारियों को नियुक्त किया। मतलब जो लड़ाई झगड़े होते थे परिवारों के बीच, उन्होंने देखा कि मेरे राज्य में सबसे ज़्यादा झगड़े होते हैं, आपस में ही होते हैं, परिवारों में हो रहा है, पड़ोसियों में हो रहा है, पास पड़ोस में। तो उन्होंने कहा इनको ख़त्म करने का एक तरीका है, क्यों ना एक अधिकारी नियुक्त किया जाए और वो इनके बीच में जाया करेगा, समझौता किया करेगा, इन्हें शिक्षित किया करेगा। तो उन अधिकारियों का नाम रखा गया था धम्म महामात। क्लियर। इन नाम के अधिकारियों को नियुक्त किया गया और जगह जगह जाकर धम्म की शिक्षा देते थे। कहने का तात्पर्य आप इन्हें एक प्रकार से धम्म प्रचारक भी कह सकते हो। इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं, स्तंभों पर खुदवाए। अधिकारियों को यह निर्देश दिया कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाएं जो खुद पढ़ नहीं सकते। कहने का मतलब ये है, देखो सीधा सिंपल सी बात यह है कि हम जो अभिलेख खुदवा रहे हैं वो क्यों खुदवा रहे हैं कि हमारी जनता समझ सके हम क्या चाह रहे हैं क्या नहीं चाह रहे हैं। तो अगर वो उन चीज़ों को पढ़ ही नहीं पाएंगे तो फ़ायदा क्या है। तो उन्होंने कहा अगर वो पढ़ नहीं पा रहे हैं तो ये आपका कर्तव्य बनता है कि आप उन्हें पढ़कर सुनाएं। समझे। तो वो सारी चीज़ें फिर, और अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस तथा श्रीलंका में भी दूत भेजे। दूत का मतलब जैसे राजदूत होता, मतलब
अपने देश से किसी दूसरे देश में जाकर किसी चीज़ का प्रचार प्रसार करने दूत होते हैं। क्लियर है। तो मतलब धम्म का उन्होंने जो विचारों का जो प्रसार था वो सीरिया, मिस्र, ग्रीस तथा श्रीलंका में भी करवाया। क्लियर। अब तो उन्होंने सड़कें बनवाई, कुएँ खुदवाए और जो विश्राम गृह होते हैं ना, जो रेस्ट रूम होते हैं, रेस्ट हाउस बोल सकते हो, वो होते हैं, वो भी बनवाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्यों और जानवरों की चिकित्सा की भी व्यवस्था की। देखो अभी अगर आप गौर करोगे तो ये पहली बार ही हो रहा है कि मतलब जानवरों की जो चिकित्सा ये तो यहीं पे हो रहा है, अभी तक तो नहीं पड़ा था। क्लियर। तो इसकी भी व्यवस्था की थी। देखो अपनी प्रजा के लिए अशोक के संदेश कहने का तात्पर्य, देखो ये दो चीज़ छूट रही हैं, मैं आपको एक बात दिखा दूँ। देखो ये जो चीज़ है ये शिलालेख है। क्लियर। और ये देखो ये कितनी बेहतरीन करी गई है कि नहीं, सोच के देखो। अब देखो उत्कृष्ट जो पॉलिश वाले पत्थर की इस मूर्ति को देखिए, यह बिहार के रामपुरवा में मिले एक मौर्यकालीन स्तंभ का हिस्सा है। अभी इसे राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। यह उस समय की मूर्ति कला का एक नमूना है, इसलिए दिखाया गया है। क्लियर है। अब देखो और एक और चीज़ रह गई तो ऊपर, तो मैं वो भी दिखा दूँ आपको, जो कि अगर रह जाता है तो थोड़ा दिक्कत आती है। अब तो जिन जगहों पर अशोक के शिलालेख मिले हैं उन्हें लाल बिंदुओं से दिखाया गया है। यह सारे इलाके साम्राज्य के भीतर थे। अब देखो कहने का तात्पर्य अगर आप गौर करेंगे तो अशोक का जो साम्राज्य था कितना बड़ा था, मतलब अगर आप देखोगे तो पूरे भारत में ही था यहाँ तक, है कि नहीं, क्योंकि ये सारे इसके साम्राज्य के अंतर्गत थे। तो और यहाँ पर अशोक के ही अभिलेख मिले हैं इतनी जगह। भारत के कौन कौन से राज्य मौर्य साम्राज्य से बाहर थे, तो अगर आप गौर करेंगे तो देखो मिल सकता है। जैसे वो इसमें दिया ही था अभी पहले ऊपर, लेकिन अगर आप देखेंगे गौर करेंगे तो ये बंगाल हो गया। अगर इस साइड के ये भी देखोगे तो ये पूरे बाहर ही हैं। देखो ये, ठीक है ना, इधर तो कुछ है ही नहीं, ये हुआ। क्लियर। अब देखो ये वाले जो हुए इधर की साइड, ये तो ये सब बाहर हैं। क्लियर। अब आगे चलते हैं, अब वहीं पहुँचते हैं जहाँ थे, है कि नहीं। तो अशोक का कलिंग का हुआ युद्ध हो गया, अशोक का दम हो गया। अब आती है अपनी प्रजा के लिए अशोक के संदेश, मतलब जो संदेश थे अशोक के प्रजा के लिए वो आखिरकार थे क्या, तो उन्हें समझ लीजिए। देखो लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते थे, वो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं इस बारे में। उदाहरण के लिए जब वे बीमार होते थे, जब उनके बच्चे का विवाह होता था, बच्चों के जन्म पर, और जब वे यात्रा शुरू करते थे, तब वे तरह तरह के अनुष्ठान करते रहते थे। कहने का मतलब ये कब कब करते थे, जैसे मान लो अगर वो बीमार हो गए तो कहते थे शायद अनुष्ठान ना किया, शायद इसलिए बीमार हो गए हों, तो वो अनुष्ठान कर देते थे। बच्चा पैदा हुआ तो कर देते थे, बच्चे का विवाह हुआ तो, मतलब काफ़ी, जैसे आज भी अनुष्ठान करते हैं बहुत सारे लोग, तो वैसे पहले भी थे। ये कर्मकांड किसी काम के नहीं हैं, इसके बदले यदि लोग दूसरी रीतियों को माने तो वह ज़्यादा फलदायी होंगी। किसने कहा? अशोक ने। ये सारी चीज़ अपने जनता के लिए बोला है कि देखो तुम लोग ये जो अनुष्ठान करते हो बार बार किसी चीज़ के लिए, कभी किसी चीज़ के लिए, देखो ये कर्मकांड किसी काम के नहीं है, सब बकवास है। इसके बदले अगर आप लोग दूसरी रीतियों को माने वो ज़्यादा फलदायी हैं। अब लोगों ने बोला क्या चीज़ है भैया से, तो उन्होंने वो भी बताया कि देखो ये चीज़ें, जैसे अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना। जो लोग क्रूरता दिखाते थे तो उन्होंने कहा देखो ये चीज़ गलत है। बड़ों का आदर करो, सभी जीवों पर दया करो, और ब्राह्मण श्रमण दोनों बराबर हैं और इन दोनों को ही दान करो। समझ में आया? ये नहीं कि ब्राह्मण ऊंचा तो उसे दान करोगे, श्रमण सबसे नीचा तो इसलिए उसे दान नहीं करोगे, नहीं। दोनों ऐसे लोग हैं जो कि श्रमण कमा तो लेता लेकिन गरीब फिर भी रहता, क्योंकि उसे सब कुछ देना ही पड़ता है, तो उसे भी दान करो जो कि वो अपने बराबर आ सके। अब देखो अपनी धर्म की प्रशंसा या दूसरों के धर्म की निंदा करना, समझ में आया? देखो ये चीज़ गलत है। उन्होंने कहा कि कभी भी अपने धर्म की प्रशंसा मत करो और ना ही दूसरे धर्म की निंदा करो। ये दोनों ही बातें गलत हैं। हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए, ये समझ के चलो। यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई कर रहा है या फिर दूसरे के धर्म की बुराई कर रहा है तो वह वास्तव में अपने धर्म को ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए हर किसी को दूसरे के धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करते हुए उसका आदर करना चाहिए। समझ में आया? कभी भी देखो अगर आपका फ्रेंड है, कोई मुसलमान है या फिर आप हिंदू हैं या फिर वो सिक्का आप ईसाई हो, कभी भी धर्म को लेके वो निंदा मत करना। अगर वो आपसे कुछ कह रहा है तो आप वो कह लो और यह उम्मीद करो कि आप जो कह रहे हैं वो भी वो करें। क्लियर? कभी भी आपको धर्म के मामले में लड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सब ढकोसले हैं, ये किसी काम के नहीं हैं, ऊपर भी उसने दे रखा है। ठीक है? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे, उन्होंने लिखा है कि उनके धर्मादेश आज भी हमसे एक ही भाषा में बात करते हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं,
और जिनसे हम बहुत कुछ सीख भी सकते हैं। अशोक ने धम्म के विचारों को दूर दूर तक फैलाने के लिए उन बातों को बताया जो आपके अनुसार आज भी प्रासंगिक हैं। अशोक के संदेश के उन हिस्सों को बताओ जो आज भी प्रासंगिक हैं। बहुत सारे हैं, जैसे मेरे हिसाब से तो बस ये दास वाला सिस्टम ख़त्म हो गया इसलिए कुछ कह लो, नहीं तो ये आज भी होता है कि नहीं। अब देखो ब्राह्मी लिपि, आधुनिक भारत की ज़्यादातर लिपियाँ पिछले सैकड़ों वर्षों में ब्राह्मी लिपि से ही उत्पन्न हुई हैं। देखो बहुत कितनी इंपॉर्टेंट बात, मतलब आधुनिक जो भारत में ज़्यादातर लिपियाँ जो हैं वो पिछले सैकड़ों वर्षों से, मतलब पिछले अगर 100 वर्ष देखी जाए उसमें ब्राह्मी लिपि से ही उत्पन्न हुई हैं। यहाँ आप आ अक्षर को अलग अलग भाषाओं की लिपियों में देख सकते हैं। देखो अगर हम आ जो बनाते हैं अपनी देवनागरी में तो ऐसे बना देते हैं हम लोग, देवनागरी मतलब हिंदी में। अगर हम आरंभिक ब्राह्मी की बात करें तो ऐसे बनाते थे, बांग्ला की बात करें तो ऐसे बनाते हैं, मलयालम की बात करें तो ऐसे, और तमिल की बात करें तो ऐसे, इस तरह बनाते हैं। क्लियर। अब देखो आगे चलते हैं। अन्यत्र दे दिया आप भाई, अन्यत्र यानी एक्स्ट्रा नॉलेज। देखो मौर्य साम्राज्य के उभरने से, मौर्य साम्राज्य को उभरने मतलब ऊपर उठा, थोड़ा उभर रहा था, तो थोड़ा उभरने से थोड़ा पहले, लगभग 2400 वर्ष पहले ऐसा समय था, तब की बात है, चीन में सम्राटों ने चीन की दीवार का निर्माण शुरू किया। जैसे हमारे यहाँ सम्राट थे वैसे चीन में भी सम्राट थे, तो वहाँ के जो सम्राट थे उन्होंने क्या किया, चीन की दीवार जो आज बनी हुई है उसका निर्माण शुरू किया। इसे बनाने का जो उद्देश्य था एकमात्र ये था कि उत्तरी सीमा की पशुपालक लोगों से रक्षा करना। जो उनकी सीमा थी, उत्तरी सीमा, उनके पशुपालक जो थे उनसे रक्षा करना, वो पशुपालक लोगों की रक्षा करना। तो अगले 2000 वर्षों तक इस दीवार का निर्माण कार्य चलता रहा, मतलब जो 2 साल लगी लगभग इसका निर्माण कार्य शुरू था, क्योंकि साम्राज्य की सीमाएं बदलती रहीं, एक थोड़े ना रहती हैं, कभी किसी ने कब्जा कर लिया, कभी किसी ने कर लिया, तो वही बदलती रहती हैं। यह दीवार लगभग 6400 किलोमीटर लंबी है तथा पत्थर और ईंट से बनी हुई है। इसके ऊपरी अगर सतह देखें तो सड़क जैसी चौड़ी है। क्लियर। अगर आप चाहो तो एक बार इसे नेट पर सर्च मारना, और चीन की दीवार, बहुत अच्छा लगता है। ये सारी चीज़ें सर्च मारा करो, बहुत अच्छा लगता है। देखो अगर आप गौर भी करेंगे तो कितना अच्छा है, देखो है इसके जो ऊपर जो बनी हुई है, ये देखो सड़क टाइप की तो है, ये चीज़ सड़क टाइप की है ना। और ये कितनी है, 6400 किलोमीटर, बहुत बहुत बड़ी हो गई ये, लंबी इतनी, ठीक है ना। अब देखो हाँ कहाँ पर आ गया हम, इसके ऊपरी सतह सड़क जैसी चौड़ी है। इस दीवार को बनाने के लिए हज़ारों लोगों को काम करना पड़ा था, और मान के अगर चलें तो हर 100 या 200 मीटर की दूरी पर इस पर निगरानी के लिए बुर्ज बनाए गए थे। जैसे देखो हम आप देख सकते हैं बुर्ज, अगर देखें तो देखो एक ये है, फिर एक ये है, फिर एक ये है, ये तो फिर तो बहुत सारे दिख रहे हैं, एक ये है। कहने का मतलब ये हर 100-200 मीटर बुर्ज बना दिए जाते हैं जो कि लोगों पर निगाह रखी जा सके, कौन हमला कर रहा है किस पर निगाह, मतलब एक तरह से निगरानी रखने के लिए, ठीक है ना। अब देखो पड़ोसी देशों के प्रति अशोक का रवैया चीन सम्राटों के रवैये से कैसे भिन्न था, बहुत अलग है। वो लोग आक्रमण से बचने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ये हमारा जो सम्राट था वो तो आक्रमण करना चाह ही नहीं रहा था। कितना भिन्न है कि नहीं। अब देखो बात करें उपयोगी शब्द क्या क्या आए, तो देखो समझ के चलना। साम्राज्य किसे कहते हैं बताया मैंने आपको, राजधानी किसे कहते हैं ये भी बताया। देखो राजधानी अगर आप समझे नहीं तो मैं एक बार फिर बता रहा हूँ, किसी भी राज्य के या किसी भी साम्राज्य का जो बहुत प्रमुख नगर होता है, या फिर ऐसा नगर जिससे आर्थिक जो मदद होती है बहुत मिलती है, हर संसाधन मिलते हैं, तो वही राज्य को वो उस साम्राज्य राज्य की राजधानी बना देते हैं। ये बात ध्यान रखना। अधिकारी बताया मैंने आपको, संदेशवाहक, प्रांत, धम्म, सब चीज़ बताया है। अब देखो अगर प्रश्न देख रहे हैं मौर्य साम्राज्य में विभिन्न काम धंधे में लगे हुए लोगों की सूची बनाओ, देखो सब चीज़ क्लियर है, सब चीज़ आप कर सकते हो। और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। देखो ये जो मानचित्र हैं, ये रेशम मार्ग शायद महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग दिखाए गए हैं, अगर आप चाहो तो आप देख लेना, ठीक है। नॉर्मल चीज़ है ये तो, मैप तो आप समझ ही जाते होंगे वैसे लगभग, क्लियर। अब देखो ये आगे की बात और दे दी है, ये पढ़ना इंपॉर्टेंट है, वैसे देख लूँ और क्या क्या बचा है, ठीक है ना। ये एक्स्ट्रा नॉलेज है, मतलब चैप्टर तो आपका वैसे ख़त्म हो चुका है, फिर आगे स्टार्ट होगा खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। पहले ये पढ़ लेते हैं आगे की बात क्या है भाई। देखो लगभग 2200 वर्ष पहले, मतलब आज से लगभग 2200 वर्ष पहले मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया था, मतलब ख़त्म हो गया था मौर्य साम्राज्य। हुआ कैसे, तो देखो इसके स्थान पर साथ ही अन्य जगहों पर भी, ये ख़त्म हुआ तो हुआ ही, लेकिन अन्य जगहों पर भी कई अन्य राज्यों का उदय भी हुआ, क्लियर। पश्चिमोत्तर में तथा उत्तर भारत के कुछ भागों में करीब 100 सालों तक हिंद यवन राजाओं का शासन रहा। कौन से राजाओं का, हिंद यवन। इनके बाद पश्चिमोत्तर, उत्तर तथा पश्चिमी भारत पर शक नामक मध्य एशियाई लोगों का शासन स्थापित हुआ।
इनमें से कुछ राज्य लगभग 500 वर्षों तक टिके रहे, जब तक कि शक शासकों का गुप्त शासक से पराजय नहीं मिल गई। अध्याय 11 में हम पढ़ेंगे शकों के बाद कुषाण आए, उन्होंने लगभग 2000 वर्ष पहले आए, तब की बात है, का शासन स्थापित हुआ, मतलब किनका, कुषाणों का। अध्याय 10 में पढ़ेंगे हम कुषाणों के बारे में। उत्तर तथा मध्य भारत के कुछ इलाकों में मौर्य सेनानायक पुष्यमित्र शुंग ने एक राज्य की स्थापना की। शुंगों के बाद कंडव तथा कुछ और वंशों के शासन तब तक चला जब तक लगभग 1700 वर्ष पहले गुप्त साम्राज्य की स्थापना हो चुकी थी। क्लियर हो गई। अब हमने देखा कि पश्चिमी भारत के कुछ हिस्सों पर शकों का शासन था। क्लियर। यहाँ पश्चिमी भारत तथा मध्य भारत पर शासन कर रहे सातवाहन शासकों के साथ साथ इनके कई युद्ध भी हुए। कहने का मतलब ये है, जो पश्चिमी भारत के कुछ हिस्सों पर शकों का शासन हो गया। क्लियर। और यहीं पश्चिमी भारत तथा मध्य भारत पर शासन कौन कर रहा था, सातवाहन शासक। तो उनके साथ उन लोगों का युद्ध हुआ था कई बार। लगभग 2100 साल पहले स्थापित सातवाहन राज्य लगभग 400 सालों तक टिका रहा। क्लियर। लगभग 1700 वर्ष पहले मध्य तथा पश्चिमी भारत में वाकाटक वंश का शासन स्थापित हुआ। दक्षिणी भारत में 2200 से 1800 साल पूर्व के बीच चोलों, चेरों तथा पांड्यों ने शासन किया। लगभग 1500 साल पहले पल्लवों और चालुक्यों ने 2 बड़े राज्यों की स्थापना की। इसके अलावा और भी कई राज्य और राजा हुए। इनके बारे में हमें उनके सिक्कों, पांडुलिपि होती हैं उनसे, और पुस्तकें होती हैं उनसे, इन सब से पता लगता है। इन सब के साथ साथ अनेक ऐसे परिवर्तन भी हो रहे थे जिनमें सामान्य स्त्री पुरुषों का महत्वपूर्ण योगदान था। इनमें कृषि का प्रसार, नए शहरों का विकास, उद्योग तथा व्यापार में प्रगति, ये सारी चीज़ें थीं। व्यापारियों ने एक तरफ जहां उपमहाद्वीप के अंदर तथा बाहर ज़मीन के रास्तों की खोज की, वहीं पश्चिम एशिया में अगर देखा जाए तो पूर्वी अफ्रीका तथा दक्षिण पूर्वी एशिया, इनके समुद्री रास्ते भी खुल चुके थे, मतलब ढूंढ लिए थे। अगर मंदिर, स्तूप और अन्य इमारतों का निर्माण भी हुआ था, किताबें लिखी गई भाई, साथ ही वैज्ञानिक खोजें भी हुई। ये सारी जो बातें हैं ये सब हो रही थी। इस पुस्तक के बाकी हिस्सों को पढ़ते हुए तुम इन बातों को ध्यान में रखना। मतलब अगर हम पीछे का और चैप्टर पढ़ेंगे तो इन सारी बातों को हमें ध्यान में रखना है। तो देखो ये जो सिक्के हैं ये सातवाहन सिक्के हैं। क्लियर। ये देखो शक शासक आए, उन्होंने चलाए ये सिक्के। क्लियर। अब देखो ये कुषाण जो शासन हुआ, कुषाण शासक है, उन्होंने चलाए कुषाण सिक्के। अब ये हिंद यवन जो डायरेक्ट टूरिस्ट के बाद आया तो ये थे हिंद यवन सिक्के, इन्होंने चलाए। तो अगर आप देखेंगे तो एक चीज़ समझ सकते हैं, सबसे पहले मतलब पतन हुआ, उसके बाद कौन आया है, ये हिंद यवन, उसके बाद कुषाण, उसके बाद देखो इस तरीके से आप बना सकते हो, उसके बाद शक और उसके बाद सातवाहन शासक। ठीक, ये समझ के चलना, मतलब ये चीज़ आपको याद रखने की ज़रूरत है। और अगले वीडियो में हम आएंगे अध्याय 9 के साथ खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। क्लियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप उसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट जरूर किया करें अगर जैसी लगी हो वीडियो। और कोई भी डाउट हो, जैसा भी डाउट हो, कितना भी गहरा, कितना भी ऊपर, कितना भी छोटा, कितना भी बड़ा, आप टेलीग्राम का लिंक मैं दे दूँगा, उसमें जाकर आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। क्लियर। ओके, थैंक यू सो मच।